Hello students, in a previous chapter of Social Science class 10, we have discussed at length natural resources. प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, जहाँ पे अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेज हमको क्यों कंजर्व करने हैं और सॉइल फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में डिटेल में लर्न किया। अब ये 9 चैप्टर जिसका टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यहाँ पर हम वन और वन्य जीव के रिलेटेड जो रिसोर्सेज है, जिसको आप टेक्निकली बोल सकते हो वन और वन्य जीव संसाधन, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से ये प्रीवियस चैप्टर का एक्सटेंशन ही है। तो लीजिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 क्लास 10 सोशल साइंस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो जैसे आप रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते थे, बस वैसे ही फॉरेस्ट को भी अलग अलग पैरामीटर के साथ आप क्लासिफाइड कर सकते हो। जैसे एक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, यानी कि प्रशासन के बेस पे फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है, जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली. Here there is restriction on lumbering, collection of woods or for pasturing. तो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आता है रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको बोला जाता है आरक्षित वन। अब ऐसे फॉरेस्ट का डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल ऐसे फॉरेस्ट पे होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे लंबरिंग यानी कि लकड़ी को काटना, कलेक्शन ऑफ वुड यानी कि लकड़ी को इकट्ठा करना, और चरगाह पे यानी कि आप डोमेस्टिक एनिमल्स को ऐसे फॉरेस्ट में चारा भी नहीं चरवा सकते हो। ये सारी चीज़ों पे यानी कि लकड़ी इकट्ठा करना या काटना या चरागाह पे यहाँ पे प्रतिबंध यानी कि रेस्ट्रिक्शंस है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसको बोला जाता है संरक्षित वन. These forests are looked after by administration. Local people are permitted to collect the wood. They are also permitted to graze their animals without causing any harm to the trees. अब ये जो संरक्षित वन होते हैं, इसका देखभाल भी प्रशासन द्वारा ही होता है, और यहाँ पे लोकल यानी कि स्थानीय लोगों को लकड़ी इकट्ठा करने का अनुमति होता है। साथ ही साथ उनको अपने भेड़ बकरी गाय भैंस को चरवाने का भी यहाँ पे अनुमति होता है, पर उसके साथ साथ एक कंडीशन भी होता है, एक शर्त भी होता है कि किसी भी तरीके से ये जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हकीकत में पार्शियल परमिशन है। वहाँ प्रीवियस रिजर्व फॉरेस्ट में हर एक एक्टिविटी पे बैन था, यहाँ पे एक्टिविटीज कुछ हद तक लोकल लोगों के लिए परमिटेड है। एंड तीसरा टाइप ऑफ फॉरेस्ट एज पर एडमिनिस्ट्रेशन, वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, मतलब जिसका कहीं पे क्लासिफिकेशन यानी कि जिक्र ही नहीं है, जो अभी तक वर्गीकृत ही नहीं हुआ है, ऐसा फॉरेस्ट। सो दिस फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड। ये अभी तक क्लासिफाई यानी कि वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, इनको जाना माना नहीं गया है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग और एनिमल ग्रेजिंग। यहाँ पे पेड़ काटने पे या पशु को चराने के लिए कोई भी तरीके का प्रतिबंध यानी कि पाबंदी, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड मैनेजमेंट देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे 3 क्लासिफिकेशन थे, 3 टाइप के फॉरेस्ट थे, रिजर्व फॉरेस्ट था, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था। वैसे ही ओनरशिप और मैनेजमेंट के हिसाब से 3 कैटेगराइजेशन यानी कि 3 क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट के। पहला है स्टेट फॉरेस्ट, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट। तो यहाँ पे केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार ऐसे फॉरेस्ट को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। हमारे देश में ज्यादातर फॉरेस्ट यही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर दूसरा है कम्युनल फॉरेस्ट या तो कम्युनिटी फॉरेस्ट, जिसको कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी गवर्न करती है या उसका ओनरशिप रखती है।
जहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, दे हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट। तो कम्युनिटी या कम्युनल फॉरेस्ट क्या है? जिसका ओनरशिप होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी से। और क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी? जैसे गांव में कोई ग्राम पंचायत है या छोटा सा शहर है तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी या तो कॉरपोरेशन है, या डिस्ट्रिक्ट लेयर पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। तो ये सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी ऐसे फॉरेस्ट को ओन करती है, और इसीलिए ये है कम्युनिटी फॉरेस्ट या तो कम्युनल फॉरेस्ट। और फिर थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट ओनरशिप के हिसाब से या तो मैनेजमेंट के हिसाब से, वो है प्राइवेट फॉरेस्ट, यानी कि निजी जंगल। अब इसका ओनरशिप प्राइवेट यानी कि इंडिविजुअल से बिलोंग करता है। ज्यादातर ऐसे जंगल आपको यू फाउंड मोर इन उड़ीसा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। मेघालय, उड़ीसा, पंजाब और हिमाचल में आप ऐसे जंगल को देख सकते हो। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इन हैफेजार्ड कंडीशन और सम ऑफ देम आर टोटली बैरन। और ये निजी देखभाल का मामला होता है। और अगर आपका छोटा सा घर है, अगर आपने टाइम टू टाइम उसको मेंटेन नहीं किया तो वो भी खराब हो जाएगा। अब फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वो तो काफी बड़ा इलाका होता है और अकेले आदमी का ये काम नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा भी लगता है, काफी अच्छा मैनेजमेंट भी चाहिए। और इसी रीजन के चलते ज्यादातर जो निजी फॉरेस्ट है यानी कि प्राइवेट फॉरेस्ट है, वो आज एकदम बद से बदतर कंडीशन में है या तो संपूर्णतः उजड़े हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल को हटा देना, जंगल को मिटा देना या उसका खात्मा कर देना। अब जंगल ज्यादातर बनता है वेजिटेशन से, यानी बड़े बड़े पेड़ पौधों से। अब उसी को आप काट लोगे तो फिर जंगल का हिस्सा कम हो जाएगा, सिकुड़ के रह जाएगा, और एक वक्त आएगा जब कोई पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं। तो ऐसे हालात को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। और यही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, देखो आप। डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को आप खत्म कर देते हो, उसका मतलब है डिफॉरेस्टेशन। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन, बट इट इज वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ये सिर्फ हमारे कंट्री, हमारे देश का प्रश्न नहीं है, ये पूरे विश्व का प्रश्न है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों की लालच यानी कि ग्रीड बढ़ती है इंडस्ट्रीज के लिए, रियल एस्टेट के लिए, तो इनको वुड चाहिए, इनको अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए जो फॉरेस्ट यानी कि जंगल से मिलते हैं। और कहीं ना कहीं इसको हम खत्म करने पे तुले हैं, या तो फॉरेस्ट को हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल प्रॉब्लम है। इट कैन बी सेड दैट इट इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन। हमने इतनी तेजी से प्रगति कर ली कि ये प्रगति का खामियाजा यानी कि उसका कंपेंसेशन हम भुगत रहे हैं, ये डिफॉरेस्टेशन के चलते। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली। अच्छा, अब ये तो मैन मेड रीजन हो गया कि हमको काम है या हमारा ग्रीड है, घर बनाने के लिए या इंडस्ट्री को चलाने के लिए एज अ फ्यूअल हमको वुड चाहिए, और इसीलिए हमने जंगल में पेड़ पौधे खत्म कर दिए। फिर एक नेचुरल रीजन भी है डिफॉरेस्टेशन का। वो क्या है? जैसे एकदम से बाढ़ आ गई या जबरदस्त तूफान आ गया या जंगल में आग लग गई, तो ये नेचुरल तरीकों से भी फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो सकता है। बट these are negligible compared to the loss inflicted by human interference। पर ये तो कुदरती चीज है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर उसके सामने हम जो डिस्ट्रक्शन लाते हैं ये जंगलों के लिए, वो काफी खतरनाक और काफी बड़े पैमाने पे होता है। अब ये डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या असर पड़ेगा अगर हमने ये जंगलों को बचाया नहीं, जो भी अभी बचा है उसको भी अगर हमने खत्म होने दिया तो फिर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड। ये जंगलों का विनाश का जो असर है वो हर जगह पे फैला हुआ है। जैसे ये डिफॉरेस्टेशन कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हर एक कंट्री का, ये पूरी दुनिया का प्रश्न है। और इसीलिए इसकी जो इम्पैक्ट होगी वो भी वाइड स्प्रेड होगी, वो पूरी दुनिया तक फैलेगा। उसमें एक सबसे सिंपल सा रीजन तो ये है, द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन एटमॉस्फेयर।
अब पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और लिविंग क्रीचर में उससे उल्टा होता है, हम लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो एक तरीके से ये पेड़ पौधे यानी कि फॉरेस्ट हमारे लिए बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। अब जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो दुनिया पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ जाएगा और उससे एयर क्वालिटी और अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ खतरे में आ सकता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे और उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा इंटेंस, ज्यादा खतरनाक होगा। द सॉइल इज इरोडेड विद द रिमूव फॉरेस्ट कवर, और बाकी का काम सॉइल इरोजन से होगा। जब ग्रीन कवर ही नहीं बचेगा, पेड़ पौधे जो है वो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि सॉइल इरोजन से बचाते हैं, तो उससे ग्रीन कवर खत्म हो जाएगा, सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम बढ़ेगा। सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम सीधा उसका कनेक्शन है सॉइल फर्टिलिटी से। सो द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीजेस, सॉइल इरोजन बढ़ेगा तो फर्टिलिटी डिक्रीज होगा। In the peninsular India, the forest area has decreased largely due to deforestation. इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया है वहां पे जंगल काफी हद तक खत्म हो गए हैं और इसका सीधा असर वहां के लोकल लोगों के जीवन पे आया है। Many living organisms have lost their abodes, abodes यानी कि रेसिडेंट। अब जंगल में पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो उससे कनेक्टेड जो जीव जंतु यानी कि वाइल्ड लाइफ है वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो सारे वन्य जीव है उन्होंने अपना घर खोया है क्योंकि जंगल उनका घर था, अब पेड़ ही नहीं रहे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनको भी असर होगा। As a result, the wild animals approach urban settlement in search of food and water. अब जब हम इनके घर में चले गए तो ये जो वन्य जीव है वो क्या करेंगे, वो नेचुरली हमारे घर में आ जाएंगे क्योंकि हमने उनका घर छीन लिया, साथ ही साथ उनका खाना, इनका पीना, हर एक चीज छीन लिया। तो ये क्या होगा, ये हमारे घर आ जाएंगे। और दैट इज वाई more and more examples are recorded of carnivorous animals killing the domestic animals of those shepherds who live near the forest. और इसीलिए ये अब आम बात हो गई है कि जो वन्य जीव है जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, ऐसे जानवर कई बार जंगल के नजदीक के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, ज्यादातर वहां पे शेफर्ड यानी कि चरवाहा लोग जो रह रहे, उनकी भेड़ बकरियां जो भी उनके डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको खा जाता है। और आए दिन आप न्यूज में भी पढ़ते रहते हो कि चीता एक गांव में देखने को मिला और उसको पिंजड़े में कैद कर लिया। ये सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि अब इनके पास रहने लायक घर नहीं है, इनके पास खाने के लिए खुराक नहीं है, तो वो नेचुरली हमारी जगह पे ही इंट्रोड्यूस करेंगे। हकीकत में हमने सबसे पहले उनको डिस्टर्ब किया, इंटरफियर किया, और इसी का ये नतीजा या खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। नाउ रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रेमेडीज यानी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड, दिस विल रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुड and it would save the forest. Wherever the trees are to be cut, inevitably for the development work or for necessity, new trees of the same species should be grown. There should be a total ban of cutting trees which are not grown fully. तो सबसे पहले हमें एक रिसर्च करना पड़ेगा, एक संशोधन करना पड़ेगा कि वुड की जगह पे, लकड़ी की जगह पे हम कौन सा विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमने ये ऑप्शन ढूंढ लिया, अगर हमने ये लकड़ी का विकल्प ढूंढ लिया तो उससे हम जंगल को बचा सकते हैं। अब दूसरा एक तरीका ये भी है कि जहां पे आप लकड़े का यानी कि वुड का ऑल्टरनेट नहीं इस्तेमाल कर सकते और आपको जंगल का लकड़ी काटना ही काटना पड़ेगा, कोई डेवलपमेंट वर्क के चलते या कोई नेसेसिटी के चलते, तो आपको क्या करना है, जो पेड़ आप काटते हो उसी ही तरीके के पेड़ आपको उसी मात्रा में वहीं पे लगाने हैं जिससे वो बैलेंस एक्ट हो सके। अब जैसे जंगल में कोई डेवलपमेंट वर्क के लिए अगर आप
बबूल के पेड़ काटते हो तो आपको दूसरे वही बबूल के पेड़ वहीं पे या उसके नजदीक बोने चाहिए, ताकि जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बना रहे। और जहां तक पॉसिबिलिटी है, लकड़ी को काटने पर बैन लगा देना चाहिए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप दूसरा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो कि जो फुल्ली ग्रोन ट्रीज है, जो बड़े पेड़ है, उसी को काटने का परमिशन दो। जो छोटे पेड़ है जो अभी डेवलप हो रहे हैं या अंडर डेवलप है, उसे काटने का इजाजत यानी कि परमिशन नहीं देना चाहिए। Those industries which receive the raw material from the forest should be compelled for afforestation for future needs. ऐसी इंडस्ट्री जो कच्चे माल के लिए यानी कि रॉ मटेरियल के लिए जंगल पे आधारित है, उनको ये कंपेल करवाना पड़ेगा कि भाई अगर आप जंगल पे डिपेंडेंट हो तो आपको डिफॉरेस्टेशन की जगह अफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल को बढ़ावा देना पड़ेगा। भविष्य की नीड्स के लिए यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए आपको जंगल बढ़ाना पड़ेगा, यानी नए ट्रीज को ग्रो करने का कंपलसरी बनाना पड़ेगा ऐसी इंडस्ट्रीज को। अंडर द नेम ऑफ इको टूरिज्म द फॉरेस्ट कवर शुड नॉट बी डैमेज एंड शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल। अब ये इको टूरिज्म का अभी बोलबाला बढ़ा है कि लोग जंगल में जाके सारी जंगल सफारी या सारी ट्रैकिंग एक्टिविटीज करेंगे और बोलेंगे कि ये एक ऑर्गेनिक तरीका है। पर कहीं ना कहीं हम ऐसे करते हुए भी जंगल में काफी सारा लीटर फैलाते हैं और इकोसिस्टम को जाने अनजाने में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज को फौरन बंद कर देना चाहिए या इसको काफी सख्त तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी ऑर्गेनाइज अमंग द लोकल पीपल। जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर ये जंगल और जंगल की संपदा यानी कि वन्य जीव के रक्षण के लिए अलग अलग जागृति फैलाने वाले प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इनके आम या रोजमर्रा की जिंदगी में जंगल और उसके साथ साथ ही वन्य सृष्टि का क्या इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है। The importance of forest and their conservation strategies should be included in the syllabus of schools and colleges. आप ये भी कर सकते हो कि जंगल का इम्पोर्टेंस क्या है या वन्य सृष्टि का इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसे टॉपिक्स को स्कूल कॉलेज के सिलेबस में एंटर कर सकते हो, ताकि बच्चे छोटी आयु में ही ये सारी चीजों का इम्पोर्टेंस समझे और आगे जाके ये अच्छे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए। Further, social forestry and agroforestry should be developed intensively by taking planned steps for the necessity of fodder and firewood. अब यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट्री फॉर अ कम्युनिटी और सोसाइटी, एक पूरे समुदाय के यूज में जो आ सके, इसके लिए जो गांव या जहाँ पे भी पॉपुलेशन है, जहाँ पे लोग रहते हैं, उसके नज़दीक में जो भी लेजर यानी कि पार्शियल लैंड है, वहाँ पे जंगल जैसा बनाना। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आप एग्रीकल्चर में कंबाइन करते हो। ज़्यादातर जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बड़ा होता है, बड़े पैमाने पे होता है, वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री यूज हो सकता है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री में आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ ट्री क्रॉप्स या फॉरेस्ट प्लांट्स भी लगाते हो। और इतना ही नहीं, ये फॉरेस्ट प्लांट या ट्री क्रॉप्स लगाने के साथ साथ आप एक पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने का कोशिश या बढ़ावा देते हो। तो ऐसी इनोवेटिव चीजें जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री या तो एग्रो फॉरेस्ट्री, उसके लिए अच्छा नॉलेज या अवेयरनेस डेवलप करना चाहिए। और उसके लिए हमें प्लान स्टेप यानी कि योजनाबद्ध चीजें करनी चाहिए, जिससे फोडर एंड फायरवुड यानी कि डोमेस्टिक एनिमल के लिए जो घास चारा चाहिए वो, और जलाऊ लकड़ी, दोनों की समस्या हल हो सके। In place of firewood, alternative options like solar energy, natural gas, etc. should be implemented. अब गांव या जंगल के नजदीक के इलाके में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर फायरवुड इस्तेमाल करते हैं अपना घर चलाने के लिए या खाना बनाने के लिए। तो ये जलाऊ लकड़ी के बदले
और इसके लिए इनको फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। उसकी जगह उसके जो जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, जो भी विकल्प मौजूद है, जैसे सोलर एनर्जी ले लो, नेचुरल गैस ले लो, ऐसी चीजों या ऐसे विकल्प को लागू करना चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सके। फॉरेस्ट रिसोर्सेज should be used sparingly. In order to make the process of tree growth faster and healthier, infested trees should be removed. पेड़ों का ग्रोथ तेजी से और स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ सके, इसलिए जो संक्रमित पेड़ है, यानी कि जिसमें कोई ना कोई रोग लागू है या जो खराब पेड़ है, उसको दूर कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। फॉरेस्ट फायर कॉजेज हैवी डैमेज टू फॉरेस्ट। अब जो प्राकृतिक रूप से जंगल में आग लगती है, उससे जंगल को काफी नुकसान होता है। तो उसके लिए अ सेपरेट सिस्टम और अ फोर्स एट अ नेशनल लेवल शुड बी क्रिएटेड फॉर डाउजिंग द फायर। और ये आग बुझाने के लिए हमें नेशनल लेवल पे एक सिस्टम या तो एक फोर्स बनाना चाहिए। जैसे सीमा सुरक्षा बल है, वैसे हम जंगल की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट फोर्स बना सकते हैं। ड्यू टू the increased means of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach the religious places in forested area to attend Bhandara fair और द परिक्रमा। आज ट्रांसपोर्टेशन इतना तेजी और इजी हो गया है कि पहले के टाइम के चलते या पहले के मुकाबले अब ज्यादा लोग धार्मिक स्थलों पे भंडारा या तो कोई मेला लगा है या परिक्रमा है, उसके लिए जाते हैं। अब जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एट दैट टाइम द लीटर शुड बी क्लियर प्रॉपरली, अदरवाइज द फॉरेस्ट आर पॉल्यूटेड। तो वो जाते हैं और उनके साथ साथ जो कूड़ा कचरा निकालते हैं, उसको साफ करने का कोई तरीका हमें सोचना चाहिए, अन्यथा ये जंगल ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा। अब जैसे गुजरात में जूनागढ़ में गिरनार परिक्रमा होती है दिवाली के 10वें दिन से देव दिवाली, यानी कि ये 5 दिन जंगल में परिक्रमा होती है, जहां गिरनार के इर्द गिर्द आपको सर्कुलर पाथवे में घूमना है। अब ये 5 दिन के दौरान, ये परिक्रमा के दौरान इतना लीटर जमा होता है कि उसको साफ करने के लिए जब ये परिक्रमा खत्म हो जाती है, तो वो 5 दिन के बाद तकरीबन 1.5 महीना, यानी कि 45 डेज तक प्रशासन काम करता है, तब जाके थोड़ा बहुत लीटर यानी कि कूड़ा कचरा साफ होता है। तो ऐसी चीजों पे हमें ज्यादा कॉशियस, ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। An area should be demarcated and reserved for animal pasture. अब जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनके लिए चारागाह यानी कि पास्चर लैंड के लिए एक जगह का सीमांकन करना चाहिए, यानी कि उसको डिमार्क करना चाहिए या आरक्षित करना चाहिए कि भाई जो भी डोमेस्टिक एनिमल को चरवाना चाहता है, उसको सिर्फ यही जगह में चरवाना है, उसको जंगल के अंदर नहीं जाना है। तो ऐसा डिमार्केटेड या रिजर्व जगह भी हम बना सकते हैं और उससे डिफॉरेस्टेशन को कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की वन्य सृष्टि में जो वैविध्यता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इन इंडिया। तो भारत में पर्यावरण के हिसाब से और जगह के हिसाब से काफी वैविध्य आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे आपको कोस्टल रीजन नजर आएगा, तो कहीं पे आपको घने जंगल नजर आएंगे, तो कहीं पे हिमालय जैसा बड़ा पहाड़ भी नजर आएगा। तो ये सारी वैविध्यता है। ड्यू टू दिस geographical diversity, a large variation is seen among the insects, birds, animals and vegetation. और ये भौगोलिक वैविध्यता के चलते हमारे यहाँ किस्म किस्म के तरह तरह के जानवर है, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं। There are about 15 lakh species of animals and birds in the world. पूरे विश्व में तकरीबन 15 लाख अलग अलग प्रजातियां पशु की और पंखी की हमें देखने को मिलती है। Out of this, 81,251 species are found in India. उसमें से 81,251 प्रजाति आप भारत देश में देख सकते हो। India stands 12th
इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये जैव वैविध्यता के चलते भारत देश का 12वां नंबर है ये बायोडाइवर्सिटी में। एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। तो भारत में जो जानवर पाए जाते हैं उनका ओरिजिन, उनका कनेक्शन या तो यूरोप, अफ्रीका या एशिया से है। जैसे कि अफ्रीकन जरख, यूरोपियन वुल्फ, wild goats and Kashmiri deer, elephants and gibbons from Southeast Asia, etc. are found here. अब जिसमें से ये अलग अलग जानवर के नाम यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। पहला है अफ्रीकन जरख। जरख यानी कि हाइना, लकड़बग्गा, जो आप पहले ऊपर वाले पिक्चर में देख सकते हो। यूरोपियन वुल्फ, वो भी देखो पहला ही नाम है। ये हाइना का कनेक्शन कहीं ना कहीं है अफ्रीकन कंट्री से है। whereas अगर आप वुल्फ की बात करो तो इनका कनेक्शन है यूरोपियन कंट्री से। वाइल्ड गोट्स ज्यादातर ये हाइट पे यानी कि माउंटेनियन रेंजेस पे देखने को मिलती है। कश्मीरी डियर, जिसको हंगोल भी बोला जाता है या स्टैग भी बोला जाता है, आप ऐसा समझ लो कि सींग वाला हिरन, कश्मीरी डियर। एलिफेंट्स एंड गिबन्स, एक तरीके का बंदर जो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये भारत में पाए जाने वाले रेयर गिबन का स्पीसीज है जिसको हुलुक बंदर बोलते हैं। ये अपने नाम के हिसाब से हुलुक हुलुक करके आवाज निकालता है। तो ऐसे काफी नायाब से जानवर आपको भारत की भूमि पे मिल जाएंगे। तो यहाँ जैसे लोगों में वैविध्यता है, लोगों के धर्म प्रति, पोशाक के प्रति या भाषा के प्रति वैविध्यता है, वैसे ही आप वन्य सृष्टि में भी काफी डाइवर्सिटी यानी कि वैविध्यता देख सकते हो। The biodiversity of India includes black bear, one-horned rhino, deer, different types of snakes, peacock, गोराड यानी कि बस्टर्ड, हॉक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो एक्सेट्रा। तो यहाँ पे नायाब से जो जीव है उसमें से एक है ब्लैक बेर, काले रंग का भालू जो आप पिक्चर में देख सकते हो। फिर है वन हॉर्न राइनो, ये है एक सिंग वाला गेंडा। फिर अलग अलग किस्म के हिरन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक, सांप, सांप के भी काफी सारे स्पीसीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मोर, फिर एक है घोड़ा यानी कि बस्टर्ड, ये काफी रेयर बर्ड है और ये आप पिक्चर में देख सकते हो। फिर हॉक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो, दीज आर द मेन biodiverse animals that you can see in India. फिर आगे, the snow leopard in Himalayas and the red panda found at same altitude are distinguished animal here. फिर एक ये है स्नो लेपर्ड जो हिमालयन माउंटेनियन रेंज यानी कि हायर अल्टीट्यूड पे आप ये दोनों जानवर को देख सकते हो, स्नो लेपर्ड एंड रेड पैंडा। और ये आज लुप्त होने की कगार पे है, जैसे वो घोराड का यानी कि बस्टर्ड का था। Currently, India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural abode. Natural abode यानी कि कुदरती रहने की जगह, नेचुरल रेसिडेंट आप ऐसे बोल सकते हो। तो भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे बाघ और शेर को आप खुले में यानी कि कुदरती आवास में देख पाओगे। During winter, migratory birds from distant places throng into the watershed area of Kevladev National Park, Bharatpur, that is in Rajasthan, and Nal Sarovar in Gujarat to spend winter. अब माइग्रेटरी बर्ड जो जैसे हम किसी प्रवास पे जाते हैं वैसे ही कुछ टाइम के लिए ये बर्ड्स बाहर से यहाँ आते हैं और स्पेशली विंटर सीजन में ये लोग माइग्रेट करके इंडिया आते हैं, जिसमें से ये 3 जगह सबसे पॉपुलर है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। एक जो गुजरात से बिलोंग करता है नल सरोवर, फिर राजस्थान का भरतपुर एंड तीसरा है केवलादेव नेशनल पार्क। सी टर्टल्स केम टू ले एग्स अमंग द सैंडी कोस्ट ऑफ उड़ीसा। सी टर्टल्स है ये कछुए अंडे रखने के लिए उड़ीसा के कोस्टल इलाके पे आते हैं। इंडियन पाइथन, वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द सदर्न रेन फॉरेस्ट। आप अगर साउथ के रेन फॉरेस्ट की बात करो,
अपार्ट फ्रॉम पुष्पा और अन्ना रास्कला, ये सारी चीजें आप साउथ के वर्षावनों में देख पाओगे। उसमें से एक है पाइथन, फिर अलग अलग तरीके के सांप, और जिसमें सबसे जहरीला इंडिया में पाने जाने वाला सबसे वेनमस यानी कि सबसे जहरीला सांप वो है किंग कोबरा। ये भी भारत में देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसे वन्य जीव जो लुप्त होने की कगार पे है। टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और ये जो एक्सटिंक्शन का मामला है, यानी कि वन्य जीव जो लुप्त हो रहे हैं, वो सिर्फ नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। दुनिया में काफी सारे जानवर खत्म हो रहे हैं। टाइगर्स वर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। पूरे इंडिया में यानी कि हर एक इलाके में आप पिछली सेंचुरी में टाइगर्स यानी कि बाघ देख सकते थे। टाइगर्स वर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर, अंबाजी, पंचमहल एंड डांग। अगर आप गुजरात की बात करते हो तो गुजरात के ईडर, अंबाजी, पंचमहल और डांग के जंगलों में आज से 100 साल पहले इजीली बाघ को देख सकते थे। टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरिया। पर आज हाल ये है कि गुजरात के एक भी जंगल में आप बाघ को नहीं देख पाओगे। चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। चीता जो पहले बाघ की तरह आम था जंगल में दिखने के लिए, वो अब खास बचा नहीं है। आप कहीं पे हार्डली कोई चीता देख पाओगे। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वर वेरी इजीली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। काफी ऐसे पंछी की भी प्रजातियां जो पहले काफी कॉमन थी भारतीय जंगलों में देखने के लिए, वो अब नहीं दिख रही है। अब ऐसे ही कुछ बर्ड्स, उसमें से एक है वल्चर, गिद्ध, डक विद अ पिंक थ्रॉट, यानी पिंक थ्रॉट वाला डक, क्रेन्स एंड आउल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ तरीके के बगुले और उल्लू, वो भी अब खत्म होने की कगार पे है। अब जैसे आज से 20 साल पहले घर में वो चिड़िया का होना, स्पैरो का होना, वो आम बात थी। और अब ऐसा माना जाता है कि ये मोबाइल टावर के रेडिएशन के चलते ये स्पैरोज का जो नंबर है वो काफी कम हो गया। अब ये तो एक लोकल सी चीज है, यानी कि हमारा लोकल एक्सपीरियंस है। जंगल में तो ये पूरा फूड चेन या पूरा जो साइकिल होता है वो काफी डाइवर्स एंड काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसमें से अगर एक कड़ी टूट जाती है, अगर एक पायदान खराब हो जाता है, तो उसके चलते काफी सारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को अफेक्ट हो सकता है। और इसीलिए ये तो सिर्फ एक जिक्र है कि इतने एनिमल्स या बर्ड्स आज खत्म होने की कगार पे। हकीकत इससे भी खतरनाक या टेरिबल हो सकती है। Chilotro bird, once widespread in Arunachal of northeast, is not seen so easily today. Chilotro bird एक बड़ी सी चोंच वाला पंछी, जिसको आप टुकटुकी बर्ड भी बोल सकते हो, वो अरुणाचल प्रदेश में पहले एक हॉर्नबिल जिसे आप कह सकते हो, वो काफी कॉमन था। अब वो हार्डली ही देखने को मिलता है। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। There is a danger of survival of alligator of the fresh waters of river and Ganga river dolphin. अब फ्रेश वाटर रिवर में पाए जाने वाले कुछ जीव, जिसमें से एक है एलिगेटर, जो एक तरीके का टर्टल ही है, जिसको घड़ियाल बोलते हैं, और जिसका मुंह, आगे का चोंच, वो काफी छोटा और लंबा होता है। एंड गंगा रिवर में देखने वाली डॉल्फिन, वो आज खत्म होने की कगार पे है। वो कुछ गिने चुने नंबर्स में ही आज आप इंडिया में उसको देख सकते हो। वैसे ही द नंबर ऑफ सी टर्टल अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। जैसे ये समुद्र में रहने वाले कछुए अंडे रखने के लिए ये उड़ीसा और गुजरात के कोस्टल रीजन पे आते थे। अब साल ब साल इनका नंबर भी काफी कम होता जा रहा है। वाटरफॉल, व्हाट यू कॉल इट जल बिलाड़ी, एंड टेक्निकली इट्स ऑटर, जो आपको इंग्लिश के टेक्स्ट में भी इसका लेसन आता है, मिचबिल द ऑटर। तो ये जल बिलाड़ी वंस फाउंड फ्रिक्वेंटली इन नर्मदा, तापी, मही
and Sabarmati rivers of Gujarat is almost extinct. तो पहले गुजरात में लगभग सारी नदियों में, जैसे नर्मदा है, तापी है, मही, साबरमती, उसमें आप ये ऑटर यानी कि जल बिलाड़ी वाटरफॉल को देख सकते हो, अब वो नहीं देख सकते। तो गुजरात में से 2 क्रीचर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। एक था टाइगर, ओके, सलमान खान वाला टाइगर नहीं, ये एक था टाइगर, पहले देखने को मिलता था, अंबाजी, ईडर, पंचमहल एंड डांग, वो अब देखने को नहीं मिलता है। वैसे ही ये जल बिलाड़ी यानी कि ऊद बिलाव वाटरफॉल यानी कि ऑटर, वो नर्मदा, तापी, मही और साबरमती रिवर में कॉमन थे, वो अब लुप्त होने की कगार पे है। एंड दैट्स व्हाई अ टाइम हैज कम फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। तो हम अब ये टाइम आ गया है कि हमें ये सारी चीजों के बारे में गंभीर रूप से विचार करना पड़ेगा। रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये वन्य सृष्टि को बर्बाद करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये डिस्ट्रक्शन के लिए क्या रीजंस है? ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन ग्रासलैंड्स एंड इन वाटरशेड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज पुट इन डेंजर। तो सबसे पहला रीजन ये है कि घास के जो मैदान या वाटर बॉडी के आसपास के जो जंगल थे और वो जंगल में बसने वाले जो सारे वन्य जीव थे, वो हमारे इंटरफियरेंस के चलते उनका जो नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक आवास था, वो अब बचा नहीं या वो खतरे में पड़ गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज अ मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस। तो ये प्राकृतिक असंतुलन हमने बनाया, जो नेचुरल इम्बैलेंस बनाया, उसका मेन रीजन है जंगल को बर्बाद करके रख देना, डिफॉरेस्टेशन। इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और इसका अंतिम प्रभाव ये आया, उसका एंड में नतीजा ये हुआ कि जंगल के जो प्राणी थे उनके नंबर घटते गए, यानी कि इनका आंकड़ा, इनका पॉपुलेशन कम होता गया। Hunting the animals to obtain hair, skin, bones, horns or nail is also responsible. और हम लोगों ने क्या किया, ये जंगल के प्राणी के बाल या उनका स्किन यानी त्वचा, हड्डियां या सिंग या नाखून को लेने के लिए हमने ये सारे जानवर को मारना शुरू कर दिया। ये भी एक कारण है इनके डिस्ट्रक्शन का। The over exploitation of forest made by man for his greedy motives such as roads, multi-purpose projects, mining minerals, expansion of new settlements or city, etc. displace the wild animal. इतना ही नहीं, हम लोगों ने यानी कि मनुष्य ने अपने निजी उद्देश्य के लिए या लालची उद्देश्यों के लिए जंगल में सड़कें बनाना शुरू किया या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाए या मिनरल का माइनिंग यानी कि खनिजों को निकालने का काम किया, नई बस्तियां बनाई, नए शहर के विकास के लिए हमने ये सारे जंगली जानवरों को अपनी जगह से खदेड़ दिया, उनको अपनी जगह से विस्थापित कर दिया। फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एंक्रोच फॉर ग्रास, फ्यूल और फॉर ग्रेजिंग। तो घास, ईंधन या चराई के लिए हमने जंगल की जो जगह थी वहां पे अतिक्रमण यानी कि एंक्रोचमेंट शुरू कर दिया। द फॉरेस्ट फायर एंगल्फ मैनी स्पीसीज, जंगल की आग में भी काफी प्रजातियां जल के खाक हो गई यानी कि विलुप्त हो गई। When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. जब जंगल में आग लगती है तो पक्षी अपने बच्चों का पालन पोषण या तो अंडे सेने का काम करती है और उससे जंगली जानवरों की संख्या पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उससे काफी आने वाली नस्ल पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। Due to the loss of their natural habitats, many animals without any abode come into conflict with man and sometimes even lose their lives. अब इनके घर हमने हथिया लिए तो धीमे धीमे ऐसे जानवर हमारे घरों में आने लगे और उससे जो घर्षण यानी कि कन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें कई बार ऐसे जंगली जीव को अपना जीवन गंवाना पड़ता है। Hunting to procure biomedicines or things which make perfume also bring the species on the verge of extinction. तो
ऐसा भी माना जाता है जंगल काफी सारे प्राणियों की हड्डियों में से या उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट में से हम जैव चिकित्सा के लिए अलग अलग दवाइयाँ बनाते हैं या तो परफ्यूम बनाते हैं, तो उसके लिए भी काफी सारी प्रजातियों को हम मार गिराते हैं। मेजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, वन्य जीव के संरक्षण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं? इट इज नेसेसरी टू चेंज अवर एटीट्यूड एंड परसेप्शंस टुवर्ड्स फॉरेस्ट. We consider it as a source of unlimited income, which is a mistake. It must be preserved. Only then the natural habitats for wildlife can be saved. तो सबसे पहले ये वन्य जीव के प्रति हमें हमारा दृष्टिकोण एवं धारणा यानी कि सोच और हमारा व्यवहार दोनों बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जंगल को हमारी आय का यानी कि हमारे इनकम का असीमित जरिया समझते हैं और वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले हमें इसको संरक्षित करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए और उसके बाद यानी कि तभी हम ये वन्य जीव को अपने नेचुरल अबोर्ड यानी कि प्राकृतिक आवासों में प्यार से रख पाएंगे। मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन द हर्बिवरस एंड कार्निवरस animals in the forest. For this, steps like maintaining the water sources in the forest and restriction on grazing of domestic animals should be taken. तो जंगल में संतुलन बनाने के लिए जो मांसाहारी जीव है वो और शाकाहारी जीव है उसके बीच का संतुलन हमको बनाए रखना पड़ेगा, और इसके लिए जंगल में जो भी वाटर बॉडीज है या जहाँ से पानी मिलता है ये वन्य सृष्टि को, वो वाटर बॉडीज को सबसे पहले हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और बाहर के लोग जो ग्रेजिंग एक्टिविटी यानी कि अपने पशु के लिए घास चारा ढूंढने आते हैं वो एक्टिविटी को हमें बंद करना पड़ेगा। There should be strict laws to ban hunting. Those laws should be implemented very harshly. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in forest area and a fine should be imposed. तो जंगल में शिकार करने के लिए सख्त से सख्त कायदे कानून लगाने होंगे और इसका सख्ती से पालन हो वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर कोई जंगल में अवैधानिक रूप से कोई खनिज निकाल रहा है या किसी चीज को ले जा रहा है या जंगल की चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको सख्त से सख्त सजा देने का भी रवैया हमें अख्तियार करना पड़ेगा। It is necessary to make such arrangements which would not disturb the animals during their procreative period. हमें ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए जिससे ये एनिमल्स यानी कि ये वन्य सृष्टि जब अपने प्रजनन काल में है तो उनको कोई डिस्टर्बेंस या परेशानी न हो। A study should be made about the likely effects of fisheries, forest gatherings or tourism in the forest and steps should be taken accordingly. तो वन में यानी कि जंगलों में होने वाले फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन या जंगल पिकनिक या पर्यटन ऐसी जो एक्टिविटीज है उसके इन्फ्लुएंस उसके प्रभाव के बारे में हमें एक स्टडी करना चाहिए और वो स्टडी के नतीजों के हिसाब से हमें उसी डायरेक्शन में योग्य यानी कि ठोस कदम भी उठाने चाहिए। प्रोग्राम शुड बी अरेंज्ड टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। समाज में व्यापक जागरूकता के लिए हमें अलग अलग कार्यक्रम का भी आयोजन करना पड़ेगा। If the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given priority. अगर वन्य जीवन संरक्षण का जो प्रशासन है यानी कि पर्टिकुलर फोर्स है वो अपने काम के प्रति निष्क्रियता यानी कि उदासीनता दिखा रहा है तो उन पे एक तरीके का प्रेशर यानी कि दबाव बनाना चाहिए जिससे उनको जो करना काम है वो काम के प्रति प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दिए जा सके। टाइगर प्रोजेक्ट, as per one estimate there were more than 40,000 tigers in India in the beginning of 20th century. तो एक अनुमान के हिसाब से 20वीं सदी के शुरुआत में भारत में तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा बाघ थे। ड्यू टू अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन देयर वाज अ बिग डेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर्स टुडे। पर
अप्रतिबंधित और अवैध शिकार के चलते यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग और जंगल की कटाई के चलते बाघ के अस्तित्व पे अब सबसे ज्यादा खतरा बन गया है। इन सच सर्कमस्टांसेस दिस प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर्स वाज स्टार्टेड इन 1972 और ऐसी स्थिति में बाघ को बचाने के लिए 1971 में ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। Under the project, a series of steps are taken to keep the natural habitat protected and to maintain ecological balance at national level. तो ये प्रोग्राम यानी कि ये प्रोजेक्ट के चलते इनके जो प्राकृतिक आवास है उसको प्रोटेक्ट करना और राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि नेशनल लेवल पे ये इकोलॉजी का संतुलन बनाने के लिए हमने काफी कदम उठाए। Till now, this project is implemented in about 44 regions. तो अब तक ये प्रोग्राम भारत के अलग-अलग 44 जगहों पे लागू किए गए हैं। और जैसे हमने आगे भी पढ़ा था कि आज से तकरीबन 100 साल पहले पूरे भारत में हर जगह पे टाइगर देखने को मिलता था, पर ये अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग के चलते स्पेसिफिकली ये अवैध शिकार के चलते और जंगल की कटाई के चलते बाघ की संख्या में नाटकीय रूप से डिक्रीमेंट हुआ और इसी के चलते 1971 में गवर्नमेंट को ये टाइगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना पड़ा। The next is Elephant Project. This project was started in 1992. इसको 1992 में चालू किया गया। Its main objective was to provide the elephants protection in their natural habitats and to protect habitats and their migratory corridors. तो ये प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य हाथी के प्राकृतिक आवास को यानी कि उनके नेचुरल अबोर्ड को सुरक्षा प्रदान करना था और उसी के साथ साथ इनके जो माइग्रेटरी कॉरिडोर्स है उसकी रक्षा करना है। अब ये समझना जरूरी है, हाथी सबसे शानदार और जाना माना जीव है जंगल के पूरे इकोसिस्टम में। यानी कि जंगल में कोई खतरा महसूस होता है उसका सबसे पहला यानी कि आप समझ लो कि खाने का कमी महसूस हुआ तो उसका सबसे पहला अंदाजा हाथी को आएगा और हाथी का पूरा झुंड है वो क्या करेगा, उसके नजदीक यानी उसके ऑल्टरनेट ढूंढने लगेगा और नजदीकी का जो भी जंगल या खाने से भरपूर इलाका है वहां ये लोग माइग्रेट होते जाएंगे और धीरे धीरे पूरा जो इकोसिस्टम है वहां पे माइग्रेट हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य यानी कि उद्देश्य ये था कि हाथी का जो नेचुरल अबोर्ड है उसकी रक्षा करना और उसी के साथ साथ उनके जो माइग्रेटरी कॉरिडोर्स है उसका भी रक्षा यानी कि रक्षण करना। टुडे देयर आर अबाउट 26 प्रोटेक्शन जोन्स फॉर द एलिफेंट इन द कंट्री। आज भारत में 26 संरक्षित क्षेत्र है हाथी के लिए। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट there has been an increase in the number of elephants in the forest. आज ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद हाथी के नंबर में काफी इजाफा महसूस हुआ है। Besides, this project also works for the maintenance of domesticated elephants. अब ये जंगल के हाथी के सिवा ये प्रोजेक्ट पालतू हाथियों के राख रखाव यानी कि मेंटेनेंस पे भी काम करता है। राइनो प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो ऑफ इंडिया। भारत के एक सींग वाले राइनो यानी कि गेंडे की रक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट लागू किया गया था। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द राइनोज आर फाउंड इन असम स्टेट। ज्यादातर ये वन हॉर्न राइनो असम राज्य से पाए जाते हैं। They are also found in less number in सुंदरबन of West Bengal. असम के बाद सुंदरबन के जंगल पे कुछ संख्या में आप वन हॉर्न राइनो को देख सकते हो। According to the strategy of Rhino Vision 2020, an increase in number of rhinos is targeted at 3000. तो राइनो विजन 2020 के चलते जब ये प्रोग्राम लागू किया गया था तो एक ये टारगेट रखा था कि 2020 तक
हालांकि अब 2024 हो गया है, तो 2020 तक राइनो का जो नंबर है वो कम से कम 3000 हो पाए, एंड फॉर्चुनेटली हम ये नंबर को अचीव भी कर पाए हैं, एंड दैट इज थैंक्स टू राइनो प्रोजेक्ट. Next is a crocodile project. This species of alligators, which is found in a freshwater, it was on the verge of extinction in the decade of 1970. The government of India took timely step to start this project. अब हकीकत में तो ये क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एलिगेटर प्रोजेक्ट है. अब क्रोकोडाइल और एलिगेटर में फर्क होता है, आप ये पिक्चर में देख सकते हो. बेसिकली इंडिया में 3 तरीके के क्रोकोडाइल आप देख सकते हो. सबसे पहला वो है घड़ियाल, जिसको हम बोलते हैं एलिगेटर. इसका मुंह आगे से एकदम छोटा या पेंसिल के सिरे जैसा होता है. और बाकी के दो जो क्रोकोडाइल है, एक क्रॉक्स होता है वो सॉल्ट वाटर का, और दूसरा मगर जो ज्यादातर नदी तालाब में पाया जाता है. तो स्पेसिफिकली ये क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट ये एलिगेटर्स यानी कि घड़ियाल के लिए रखा गया था जो फ्रेश वाटर से बिलोंग करते हैं. और 1970 के दशक में इनका नंबर, ये घड़ियाल का नंबर काफी कम हो गया था, और इसको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था. और गवर्नमेंट ने सही टाइम पे स्टेप्स लेके ये प्रजाति, ये घड़ियाल यानी कि ये एलिगेटर्स को बचा लिया, ताकि गवर्नमेंट पे कोई भी तरीके का एलिगेशन ना लग सके. फिर आता है वल्चर प्रोजेक्ट. वल्चर इज द क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर. ये प्राकृतिक रूप से क्लीन इंडिया का यानी कि स्वच्छ भारत का काम करते हैं कितने सालों से. क्योंकि वल्चर ज्यादातर डेड एनिमल का जो मीट या जो भी लेफ्ट ओवर है वो खाते हैं. इट ईट्स द मीट ऑफ अ डेड एनिमल, जैसे मैंने बताया वही चीज. देर आर अबाउट 9 सब स्पीसीज ऑफ वल्चर इन इंडिया. भारत में आप अलग अलग 9 तरीके की गिद्ध की प्रजाति देख सकते हो. ड्यू टू द अनयूजुअल डिक्रीज इन इट्स नंबर, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2004. और इनका नंबर काफी कम होता गया, और इसीलिए वल्चर प्रोजेक्ट को 2004 में लागू किया गया. और आप ये स्लाइड में थोड़े डेटा देख सकते हो कि 2003 में गिद्ध की संख्या भारत भर में 40,000 से ज्यादा थी, जो 2015 में यानी कि 12 सालों में घट के आधे से भी कम हो गई. और इसीलिए ये प्रोजेक्ट को 2004 में इनिशिएट किया. फिर आता है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट. दिस स्पीसीज लिव्स इन अ स्नो इन हिमालय ओनली. अब हिमालयन माउंटेनियन रेंज में 2 प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पे है, उसमें से एक है स्नो लेपर्ड और दूसरा है रेड पैंडा. इट इज फाउंड एट एन हायर एल्टीट्यूड अबाउट 3000 मीटर. ये 3000 से ज्यादा की ऊंचाई पे हिमालयन माउंटेनियन रेंज में देखने को मिलता है. This project was started in 2000 with the purpose to increase the knowledge about snow leopard among the local people, so the people would be aware to protect it. इसको 2000 के ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया, और लोगों में इस बात का नॉलेज दिया गया कि स्नो लेपर्ड दिखता कैसे है, और जैव वैविध्यता में यानी बायोडाइवर्सिटी में इसका क्या अहम रोल है. पर हकीकत में इसको ज्यादा माइलेज या ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट ज्यादातर सफल भी नहीं हो पाया. ये सारे प्रोजेक्ट के बावजूद अलग अलग दूसरे प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें से एक था कश्मीरी हंगोल प्रोजेक्ट. अब कश्मीरी हंगोल यानी कि सींग वाला हिरन, जिसको आप स्टैग भी बोल सकते हो, और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया ने ये स्टैम्प भी रिलीज किया था. तो ये कश्मीरी हंगोल प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया. स्नो लेपर्ड की तरह रेड पैंडा, जो कि हायर हिमालयन अल्टीट्यूड पे पाया जाता है, उसके लिए रेड पैंडा प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया. मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट, जो मणिपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पेशल किस्म के हिरन के लिए था, उसको भी लागू किया गया. फिर एक गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में पाए जाने डॉल्फिन रिवर को बचाने के लिए लागू किया गया. तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, और उससे थोड़ा या ज्यादा प्रपोर्शन में लोगों
में एक तरीके की जागरूकता यानी कि एक तरीके का एजुकेशन लाया गया। सबसे पहला सेंचुरी यानी कि अभयारण्य। ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विद इन सर्टेन लिमिट्स। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज को कुछ हद तक परमिशन दिया जाता है, यानी कि कुछ कुछ गतिविधियों के लिए यहाँ पे अनुमति दी जा सकती है, जैसे कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। तो यहाँ पे अथॉरिटी से उचित अनुमति देने के बाद पालतू जानवरों को चरने की अनुमति दी जा सकती है, तो उसके लिए आपको अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ेगा। Wildlife sanctuary is established for the protection of some species. अभयारण्य कुछ वन्य प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। यहाँ पे some species होती है, कुछ प्रजातियां ही। The sanctuary can be established by government after certain process. तो अभयारण्य की स्थापना सरकार द्वारा कुछ निश्चित प्रक्रिया के बाद की जा सकती है। पेरियार, चंद्रप्रभा, एतुनंगरम etc. are famous sanctuaries. पेरियार, चंद्रप्रभा, एतुरंगरम, ये कुछ जानी मानी सेंचुरीज है, यानी कि अभयारण्य है। फिर आता है नेशनल पार्क्स। कंपेयर टू सेंचुरी, दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन। अभयारण्य की तुलना में ये ज्यादा संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। मोर देन वन इकोसिस्टम इज इंक्लूडेड हियर, यानी कि सेंचुरी से ज्यादा स्पीसीज को यहाँ आरक्षित किया जाता है। यहाँ एक से ज्यादा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होती है। देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग। यहाँ पे पशु को चरवाने के लिए संपूर्ण प्रतिबंधित होता है। इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीसीज एज इट इज इन अ सेंचुरी। सेंचुरी में एक दो प्रजाति के रक्षण के लिए सिस्टम मौजूद होता है। यहाँ एक से ज्यादा प्रजाति, इनफैक्ट यहाँ एक से ज्यादा इकोसिस्टम को संरक्षित किया जाता है। इट इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ बनाया जाता है। काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, वेलावदर मरीन नेशनल पार्क, गिर, दांचीगाम एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स। काजीरंगा जो वन हॉर्न राइनो आसाम से बिलोंग करता है, जिम कॉर्बेट जो टाइगर के लिए है, वेलावदर मरीन नेशनल पार्क, गिर, दांचीगाम, ये सारे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के एग्जाम्पल्स है। बायो रिजर्व जोन, इट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। यह अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से बनाया जाता है। द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इसका उद्देश्य हकीकत में फिजिकल एंड कल्चरल वैविध्यता का रक्षण करना होता है। यहाँ तीन चीजें सुरक्षित होती है। एक है द वेजिटेशन, दूसरा इंसेक्ट्स एंड लैंड ऑफ द एरिया, एंड तीसरा है द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग देयर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। तो ये तीन चीजों में क्या आता है, एक तो अलग अलग वनस्पति, उसके साथ साथ अलग अलग तरीके के कीड़े, और जिससे ये लैंड जुड़ी हुई है वो जमीन, और तीसरा यहाँ के रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली, इसको भी आरक्षित या संरक्षित किया जाता है। स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व। यहाँ पे रिसर्च और ट्रेनिंग के हेतु, संशोधन या तो तालीम के हेतु एक अलग सी व्यवस्था भी होती है। इन सच प्रोक्लेम एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ आरक्षित क्षेत्र में कोई भी तरीके की मानवीय गतिविधियां करने का परमिशन यानी कि अनुमति नहीं होता है। The average area of such zone is larger than 5,000 square kilometer. इसमें 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का इलाका चाहिए। The important bioreserve of India is नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी। ये कुछ एग्जाम्पल्स है भारत में मौजूदा बायो रिजर्व्स के। The Run of Kutch of Gujarat was declared as bioreserve zone in 2008 for the protection of its spatial environmental condition. गुजरात के मौजूद कच्छ के रण को 2008 में बायो रिजर्व घोषित किया गया। इसका जो पर्यावरणीय परिस्थिति है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए।
अब ये टेबल आप देखो तो यहाँ इंडिया में कुल मिला के 18 बायो रिजर्व जोन है, जिसमें से गुजरात में सिर्फ एक है और वो है कच्छ का रण। अगर आप राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की बात करो तो इंडिया में टोटल 103 है और उसमें से गुजरात में 4 है, और सेंचुरीज की बात करो तो वो है 531 और गुजरात में कुल मिला के 23 सेंचुरीज यानी कि अभयारण्य है।